हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ कि आप सभी विद्यार्थी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और ये भी आशा रखती हूँ कि आप लोग संपूर्ण साहित्य के साथ आज कक्षा के लिए तैयार हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, आज समय सारणी के अनुसार शुक्रवार विज्ञान का दिन है, तो चलिए हम आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। तो आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान भाग 2 का दूसरा प्रकरण, सजीवों में जीवन प्रक्रिया भाग 1, उसमें कोशिका विभाजन एक जीवन प्रक्रिया। तो प्यारे बच्चों, ये कोशिका विभाजन पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा मॉडल जो आपका परिचित है, यह मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो देखिए बच्चों, ये क्या मॉडल है। अभी आप कक्षा में होते तो बहुत सारे आंसर्स मेरे सामने होते और आप लोग बोले रहते। तो बच्चों, ये जो मॉडल है, ये प्रतिकृति है, ये डीएनए की है। तो ये जो आपने बनाई है ना। तो हम डीएनए की रचना पढ़ने के पहले हम कुछ पूर्व ज्ञान जो है, कुछ मूलभूत संकल्पनाएं, यह समझने की कोशिश करेंगे। तो हमको कौन सी संकल्पना देखनी है? कोशिका की संरचना। तो जैसे कि हम जानते हैं विद्यार्थियों कि कोशिका जो है सजीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। फिर हम ये भी जानते हैं कि केंद्रक जो है कोशिका की सभी गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है। तो इसलिए केंद्रक को जो है ना, केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है, क्योंकि वो सभी गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है। तो बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक छोटा सा चार्ट आपके सामने देखिए, ये वनस्पति कोशिका का है। ये वनस्पति कोशिका जो है, इसका सबसे बाहर का जो स्तर होता है, जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं, और फिर कोशिका कला, उसमें आप देखेंगे हरित लवक होता है, बीच में केंद्र दिखाई देगा, और बहुत सारे अंगक जो कोशिका द्रव्य में होते हैं, जैसे तंतुकणिका, गोल्गी पिंड, फिर लयकायिका इत्यादि। तो यहाँ पे हमने एक छोटी सी झलक देखी वनस्पति कोशिका की। उसके बाद हम देखते हैं बच्चों प्राणी कोशिका के बारे में। तो देखिए बच्चों, अभी जो हमने बात की थी कि जो प्राणी कोशिका है उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, वहाँ पे होती है कोशिका कला। ये देखिए यहाँ पे ये कोशिका कला होती है, और उसी तरह से बीच में यहाँ पे आपको केंद्रक भी दिखेगा। और जो हरित लवक अभी हमने बात की वनस्पति कोशिका में, वो प्राणी कोशिका में नहीं होता है। और बाकी के अंगक जो है कोशिका द्रव्य में, जैसे तंतुकणिका, गोल्गी संकुल, वो सब पाए जाते हैं, लयकायिका इत्यादि। तो ये हमने छोटा सा एक आपको झलक दिखाई, याद कराने की कोशिश की। ये वनस्पति कोशिका थी और ये प्राणी कोशिका, दोनों में क्या फ़र्क है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी के पास में नोटबुक साथ में है, आप लोग तैयार हैं? तो आप पहला प्रश्न लिख लीजिए। कोशिका जो है वनस्पति कोशिका और प्राणी कोशिका, ये दोनों में प्रमुख अंतर क्या है और कौन से अंगक कहाँ पर पाए जाते हैं। तो यह आपका होमवर्क है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने ये बहुत बार कर चुके हैं, तो आशा करती हूँ कि आप लोगों का उत्तर सही मिलेगा मुझे। तो इसी उम्मीद के साथ में हम आगे की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ देखिए बोर्ड पर बच्चों, कोशिका की रचना। अब यहाँ पे देखिए, ये जो बाह्य आवरण है कोशिका भित्ति जिसे हम कहते हैं, तो ये चारों ओर पाया जाने वाला मजबूत और लचीला बाह्य आवरण होता है। कोशिका भित्ति मूलतः सेल्यूलोज और पैक्टिन इनसे बनी होती है, कार्बोस पदार्थ से बनी होती है। कुछ कालावधि के बाद आवश्यकता अनुसार लिग्निन, क्यूटिकल, पैक्टिन जैसे बहुलक कोशिका भित्ति में तैयार होते हैं। और कोशिका को आधार प्रदान करना, कोशिका में प्रवेश करने वाले अतिरिक्त जल को रोक कर रखना, कोशिका का संरक्षण करना, यही कोशिका भित्ति का कार्य होता है। अब कोशिका कला, यह कोशिका के चारों ओर पाया जाने वाला एक पतला, कोमल और लचीला आवरण है, जो कोशिका के घटकों को बाहरी प्रवेश
से अलग रखता है। उसके बाद में हम देखेंगे बच्चों कि कोशिका कला और केंद्रक, ये देखिए कोशिका कला और केंद्रक, ये दोनों के बीच में एक तरल चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जिससे हम कोशिका द्रव्य, ये देखिए ये कोशिका द्रव्य कहते हैं। अब ये चिपचिपा पदार्थ होता है और निरंतर हलचल करते रहता है और इसी में कई अंगक होते हैं। जैसे अभी हमने नाम पढ़े हैं वनस्पति कोशिका, प्राणी कोशिका के छोटे से मॉडल में, तो ये होते तंतुकणिका, गोल्गी पिंड, लाइकाइका इत्यादि। तो बच्चों कोशिका द्रव्य में अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, जीवन सत्व आदि संग्रहित होते हैं। तो बच्चों अब हम इससे भी आगे बढ़ते हैं। कोश केंद्रक के चारों ओर दोहरा आवरण तथा उस पर छोटे छोटे छिद्र, ये देखिए दिखाई देते हैं, जिसे हम केंद्रक का बाह्य आवरण कहते हैं। ये केंद्रक का बाह्य आवरण, इन छिद्रों द्वारा केंद्रक के अंदर और बाहर के पदार्थों का वहन होता है। और रंगसूत्र, ये जो केंद्रक में एक गोलाकार केंद्रिकी पाई जाती है, ये देखिए गोलाकार दिख रहा है, केंद्रिकी पाई जाती है। और रंगसूत्रों का जाल, ये आप जाल देख रहे हैं, ये रंगसूत्र का जाल है। इनकी रचना पतले धागों जैसी होती है जिसका रूपांतरण कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्रों में होता है। तो बच्चों गुणसूत्रों के कार्यात्मक घटकों को जनों कहते हैं। तो प्यारे बच्चों ये जो हमने अभी कोशिका की रचना जो है हमने समझी, तो इस उम्मीद के साथ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं डीएनए पढ़ने के लिए कि डीएनए किसे कहते हैं। तो बच्चों यहाँ देखिए डीएनए जो है यह अम्ल सर्वप्रथम केंद्रक में मिला, इसलिए इसका नाम केंद्रक अम्ल यानी न्यूक्लिक एसिड इसे कहा गया। यह कोशिका के अन्य भागों में भी पाया जाता है। तो बच्चों डीएनए के अणु विषाणु, जीवाणु, इनसे लेकर मनुष्य तक सभी सजीवों में इनकी एक जैसी ही रचना होती है। डीएनए के अणु कोशिकाओं का कार्य, वृद्धि, विभाजन, प्रजनन इत्यादि नियंत्रित करते हैं। इसी कारण इन्हें प्रधान अणु यानी मास्टर मॉलिक्यूल कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे कि 1869 में जो है श्वेत रक्त कणों का अध्ययन करते समय एक स्विस और जैव रसायन वैज्ञानिक जिनका नाम था फ्रेडरिक मिशर ने इस डीएनए अम्ल की खोज की थी सर्वप्रथम। तो उसके बाद 1953 में वॉटसन, क्रेक और रोजालिंड फ्रैंकलिन इन वैज्ञानिकों ने डीएनए अणु की द्विसर्पिल रचना की प्रतिकृति तैयार की थी, जैसे अभी हमने आपको वो मॉडल दिखाया था। लेकिन दुर्भाग्यवश रोजालिंड फ्रैंकलिन ये 38 वर्ष यानी 38 इयर्स की आयु में ही इनकी मृत्यु हो गई। पुरस्कार मिलने से पहले ही इनकी मृत्यु हो गई, तो इन्हें पुरस्कार नहीं मिल सका। फिर 1962 में वॉटसन और क्रिक इस डीएनए अणु की रचना की प्रतिकृति पर इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। गुणसूत्र प्रमुख रूप से डीएनए के ही बने होते हैं। डीएनए एक केंद्रक अम्ल है जो अभी हमने देखा, जो केंद्रक में पाया जाता है। रंगसूत्रों की रचना ये पतले धागे जैसे होती है, जाल के रूप में हमें दिखाई देती है। तो बच्चों यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं कि एक दीवार बनने के लिए है ना हमको ईंटों की ज़रूरत होती है। तो ईंट क्या हो गई, इकाई हो गई दीवार की, है ना। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे उसी प्रकार आप देखोगे एक छोटा सा मॉडल है यहाँ पे, ये देखिए
जिसे हम पॉलीमर नाम दिए हैं। तो ये दो श्रृंखलाएं आपको दिख रही है, एक लंबी श्रृंखला जो छोटे छोटे बीड्स यानी मणियों से मिलकर बनती है। तो यहाँ पे जो है छोटे छोटे मणि यानी क्या है, मोनोमर है, और ये लंबी श्रृंखला है, ये जो है इन मोनोमर्स, हजारों मोनोमर यहाँ पर होते हैं जिससे ये श्रृंखला तैयार होती है और हम पॉलीमर कहते हैं। तो जैसे अभी हमने जो उदाहरण देखा कि जो हमारा दीवार है ना, दीवार बनाने के लिए ईंट जो है इकाई है, तो ईंट क्या हो गया बच्चों, मोनोमर, और दीवार क्या हो गई, पॉलीमर। तो एक हमने उदाहरण जोड़ने की कोशिश की कि आपको समझ में आए। तो यहाँ उसी प्रकार आपने देखा ये छोटे छोटे मणि, ये छोटे छोटे बीड्स, देखिए ये छोटे छोटे बीड्स है ना, इसे ही मोनोमर कहा गया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हजारों मोनोमर से पॉलीमर का निर्माण होता है। ये अभी हमने इस प्रतिकृति में समझा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि हजारों मोनोमर से क्या होता है बच्चों, पॉलीमर का निर्माण होता है। तो मोनोमर क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड ही है। डीएनए एक लंबी श्रृंखला वाला अणु होता है जिसे हम पॉलीमर कहते हैं, अभी हमने देखा। अब यहाँ पे डीएनए की रचना, अब देखिए कैसी होती है डीएनए की रचना, ये इस प्रकार से सीढ़ियों जैसी रचना है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे आपको दो धागे दिख रहे हैं और बीच में सीढ़ियों जैसा, तो ये एक सीढ़ी टाइप की बन गई है ना। तो अब ये जो है शुगर और फॉस्फेट के धागे बने होते हैं, दो आपको दिख रहे हैं, और बीच में ये जो सीढ़ियाँ हैं ये नाइट्रोजनस बेस की बनी होती है। अब यदि हम इसको, ये लचीली सीढ़ी होती है और इस प्रकार से हमने इसको ट्विस्ट कर दिया तो ये क्या बन गया बच्चों, ये भी एक डीएनए की प्रतिकृति तैयार हो गई है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, द्विसर्पिल रचना, क्या बोलेंगे इस रचना को हम, द्विसर्पिल रचना, इस तरह से है ना। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे घरों में ही होती है, तो हम आसानी से इस प्रकार का डीएनए समझने के लिए, जिससे हमें रुचि निर्माण हो, तो हम ऐसी चीज़ों से भी तैयार कर सकते हैं। इसमें क्या किया है बच्चों, देखिए ये सीढ़ी में क्या किया है, मैंने सेलो टेप लगाया है दोनों साइड से, और ये छोटे छोटे स्ट्रॉ, एक ही स्ट्रॉ को काटा है, तो यहाँ सिर्फ मैंने दो ही स्ट्रॉ ली है, तो दो स्ट्रॉ की सहायता से इस प्रकार से लचीली सीढ़ी तैयार की है। यहाँ पर भी आपको दो स्ट्रैंड दिख रहे हैं ये, और ये सीढ़ियाँ दिख रही है। तो यहाँ पर भी सेम वही है कि ये जो दो धागे हैं ये शुगर और फॉस्फेट के होते हैं, और ये सीढ़ियाँ होती है नाइट्रोजन बेस की। अब हमने स्टेप लेडर की तरह समझा, यानी लचीली सीढ़ी। अब इसको हमने ऐसा ट्विस्ट किया तो ये क्या बन गई बच्चों, द्विसर्पिल रचना हो गई। तो ये भी एक आपके पास में कृति बनाने का साधन है। तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कैसे डीएनए की रचना होती है, जिससे कि आपको रुचि निर्माण हो और आप पढ़ाई में और आगे समझ सके अच्छे से। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो इस प्रतिकृति में हमने देखा कि न्यूक्लियोटाइड के दो समांतर धागे एक दूसरे से लपेटे हुए होते हैं, इसे ही द्विसर्पिल रचना कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको जो आज बताया है आज की कक्षा में वो समझा होगा। तो हम लोग एक शॉर्ट में क्या करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो देखिए बच्चों, डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। यह केंद्रक में पाया जाता है। इसे हम मास्टर मॉलिक्यूल यानी प्रधान अणु कहते हैं, क्योंकि ये सजीवों की शारीरिक रचना के लिए कोड का संग्रह करता है। फिर डीएनए के अणु सभी जीवों में, जीवाणु, विषाणु से लेकर मनुष्यों में पाया जाता है। डीएनए पतले धागों की तरह होता है जिसे हम पॉलीमर कहते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र डीएनए से बना होता है और इस डीएनए अणु के अनुखंडों को हम जनुक कहते हैं यानी जीन्स कहते हैं। यह पॉलीमर मोनोमर से मिलकर बनता है, अर्थात ये मोनोमर ही न्यूक्लियोटाइड है। वॉटसन एंड क्रिक ने यह द्विसर्पिल रचना बताई। उसके बाद में इस रचना की तुलना लचीली सीढ़ी से की गई यानी ट्विस्टेड लैडर से की गई। प्रत्येक खंभे बारी बारी से
जुड़े हुए शर्करा के अणु और फॉस्फेट अम्ल से बनते हैं। बना होता है। सीढ़ियाँ नाइट्रोजन बेस से बनी होती हैं। तो बच्चों, अभी जो हमने प्रतिकृति के माध्यम से समझने की कोशिश की कि डीएनए की रचना कैसे होती है। फिर पृथ्वी पर डीएनए एक वैश्विक ब्लूप्रिंट के रूप में जीवन के लिए एक उपयोगी है। डीएनए यह निर्धारित करता है कि लोग कैसे दिखते हैं और उनका शरीर कैसे कार्य करते हैं। डीएनए केंद्रक के बाहर कभी नहीं जाता। यह आरएनए के सहायता से संदेश कोड भेजता है। तो यह होता है डीएनए का काम। और जैसे कि हमने पिछले क्लास में ये सब 9th में पढ़ा हुआ है ना, डीएनए और आरएनए के बारे में भी पढ़ा हुआ है। तो बच्चों, आज के कक्षा के लिए इतना काफ़ी है। आप लोग इसे रिवाइज करिए और कॉपी में इसके आंसर्स लिखिए, जो भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। तो ये उम्मीद के साथ में मैं यहाँ पर आज की कक्षा समाप्त करना चाहती हूँ। तो प्यारे बच्चों, हम लोग मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक आप ये डीएनए की रचना जो है वो समझिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। We will meet in our next class.